वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सितारा स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको विज्ञान के लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगी। विज्ञान के लेसन प्लान बनाने में हम सबसे पहले दिनांक डालते हैं। दिनांक उस दिन की डाली जाती है जिस दिन हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने विषय डाला है। विषय मैंने विज्ञान डाला है क्योंकि मैंने जो लेसन प्लान बनाया है वो विज्ञान विषय में बनाया है, इसलिए मैंने विज्ञान डाला है। आप जिस विषय में बनाएंगे आप वो विषय डाल लीजिएगा। उसके बाद मैंने वो विषय डाला है। विज्ञान के 3 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। क्योंकि मैंने जो लेसन प्लान बनाया है वो भौतिक विज्ञान बनाया है, इसलिए मैंने भौतिक विज्ञान डाला है। आप जिसमें बनाया वो डाल लीजिएगा। उसमें मैंने प्रकरण डाला है। प्रकरण मतलब कि टॉपिक। मैंने जो टॉपिक लिया है वो पदार्थ की अवस्थाएं लिया है। आप जिस टॉपिक को लें आप वो टॉपिक डाल लीजिएगा। उसके बाद मैंने कक्षा 9th डाला है क्योंकि मैंने जो लेसन प्लान बनाया है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। आप जिस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया आप वो क्लास डाल लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अगला कालांश डाला है, मतलब कि पीरियड डाला है। मैंने जो लेसन प्लान बनाया है वो छात्रों को सेकंड पीरियड में पढ़ाने के लिए बनाया है। आप जिस पीरियड में छात्र को पढ़ाएं आप वो पीरियड डाल लीजिएगा। उसके बाद मैंने अगला हेडिंग अवधि डाला है। अवधि मैंने यहाँ पे 35 मिनट डाला है क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, 1st to 12 जो क्लासेज होती हैं उनका प्रत्येक घंटा अधिकतर 35 या 40 मिनट का होता है। मैंने यहाँ पे 35 मिनट डाला है, आप यहाँ पे 40 मिनट भी डाल सकती हैं। उसके बाद अगला हेडिंग आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य शिक्षक या शिक्षिका को जानने में सहायता देती हैं कि वे पाठ को क्यों पढ़ा रहा है। इसमें समान उद्देश्य जो होते हैं हमारे वो 4 से कम नहीं होने चाहिए और 6 से अधिक नहीं होने चाहिए। समान उद्देश्य में हमारा नंबर बनाया जाता है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 2 आ जाता है छात्रों को विज्ञान का सामान्य ज्ञान प्रदान करना। नंबर 3 आता है हमारे छात्रों को विज्ञान के विभिन्न नियमों से परिचित कराना। और नंबर 4 हमारा आता है छात्रों में बौद्धिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। अगला हेडिंग आता है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं हमारे वो 3 से 4 के बीच होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए और 4 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसमें नंबर 1 हमारा आता है ज्ञानात्मक स्तर। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में जानेंगे, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2 आता है हमारा बोधात्मक स्तर। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। नंबर 3 हमारा आता है क्रियात्मक स्तर। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में तर्क कर सकेंगे। अगला हेडिंग हमारा आता है पूर्व ज्ञान। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग आता है वो आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रस्तावना प्रश्न जो होती है हमारे 4 से कम नहीं होने चाहिए और 5 से अधिक नहीं होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं जब शिक्षक या शिक्षिका छात्रों से क्वेश्चन करेंगी, मतलब कि प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगी, तो उन्हें क्वेश्चन पूछने में 5 मिनट से अधिक का समय नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैंने एक तरफ लिखा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, एक तरफ मैंने लिखा है छात्र क्रियाएं। अगर आप शिक्षिका हैं तो आप छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगी, अगर आप शिक्षक हैं तो आप छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। अब इसमें नंबर 1 क्वेश्चन आता है जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो पानी की क्या बन जाती है। तो छात्र उत्तर देंगे कि पानी की बर्फ बन जाती है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है जब हम बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो थोड़ी देर में बर्फ का क्या बन जाता है। तो छात्र उत्तर देंगे पानी बन जाता है। अगला क्वेश्चन जब हम गुब्बारे के छेद में अपने मुंह द्वारा फूंक मारते हैं तो गुब्बारे में हमारी धारा क्या भर जाती है। तो छात्र उत्तर देंगे हवा की गैस भर जाती है। अगला क्वेश्चन करेंगे शिक्षिका पानी का बर्फ करना, बर्फ का पानी बनना तथा गुब्बारे में हवा बनना गैस की क्या पदार्थ की क्या कहलाती है। तो छात्र इस पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर छात्र आस्पष्ट उत्तर देंगे। उसके बाद हमारा आता है उद्देश्य कथन। छात्र आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अगला हमारा आता है साख सामग्री। साख सामग्री में लिखेंगे आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण। दोस्तों मैं आपको बता दूं आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण में हमारे चित्र, मॉडल, चार्ट आदि आते हैं। चौक डस्टर हमारे साख सामग्री में नहीं आते। अगला जो हमारा हेडिंग आता है वो हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारे कई भाग पढ़ते हैं, जिसमें एक आता है नंबर 1 एक आता है शिक्षण बिंदु, उसके बाद अगले बाद आता है उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार, फिर आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर आता है हमारा छात्र क्रियाएं, फिर हमारा आता है शिक्षक सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि, फिर हमारा आता है मूल्यांकन कार्य, फिर हमारा आता है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमारा नंबर 1 शिक्षण बिंदु है पदार्थ की अवस्थाएं। तो इसमें उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार में हम लिखेंगे छात्र आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में जानेंगे। इसमें स्पष्टीकरण करेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं। उसमें स्पष्टीकरण के ठीक सामने छात्र क्रियाएं में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री विधि ऑब्लिक विधि में हम लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। उसके बाद हमारा रहता है मूल्यांकन कार्य। दोस्तों मैं आपको बता दूं मूल्यांकन कार्य जब हमारा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लिखा जाता है, मतलब कि एक शिक्षण बिंदु जब हमारा खत्म हो जाता है उसके बाद लिखा जाता है। अगला हमारा रहता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था में कण बहुत पास होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पष्टीकरण पर। छात्र अध्यापक क्रियाएं वाले कॉलम में हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होता है ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं उसके कणों के कारण होती हैं। तो नंबर बनाई जाती है हमारी ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था में कण बहुत पास होते हैं जिसके कारण अंतःअणुक बल या फिर स्थान कम होता है। उदाहरण यदि हम किसी हथौड़े से कील को तोड़ें तो बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को नहीं बदलते। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं परंतु उनका आकार नहीं बदलता। नंबर 3 हमारा आता है हमारा द्रवस्था। पदार्थ की द्रवस्था में पदार्थ के कारण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं जिसके कारण इनके बीच
आकर्षण बल दोनों की अपेक्षा कम होता है, ठोसों की अपेक्षा कम होता है। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, ये जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसी का आकार ले लेते हैं। इसमें उदाहरण आता है हमारा जल, दूध, तेल आदि। अगला हेडिंग हमारा आता है गैसीय अवस्था। इस अवस्था में पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी पात्र का रूप ग्रहण कर लेती है। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं, अतः इनके बीच आकर्षण बल कम होता है। छात्र क्रिया में हम वही लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। और सार शिक्षण सामग्री और विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। जैसे ही हमारा स्पष्टीकरण खत्म होगा पहले शिक्षण बिंदु को, उसके तुरंत बाद मूल्यांकन कार्य में लिखते हैं। मूल्यांकन वाले कॉलम में शिक्षिका जो करेंगे छात्रों से क्वेश्चन कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। अब इसमें जब एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जो शिक्षिका पूछती हैं छात्रों से। पहला क्वेश्चन आता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो छात्र उत्तर देंगे 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम बताइए, तो छात्र उत्तर देंगे ठोस, द्रव, गैस। अगला क्वेश्चन आता है हमारा गलनांक तथा क्वथनांक किसे कहते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या तो फिर छात्र उत्तर ही नहीं देंगे, अस्पष्ट उत्तर देंगे। अगला नंबर 2 जो हमारा शिक्षण बिंदु आता है वहाँ आता है गलनांक तथा क्वथनांक। इसमें उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार में हम लिखेंगे। छात्रों आज हम गलनांक तथा क्वथनांक के विषय में जानेंगे। छात्र क्रिया में वाले कॉलम में हम फिर करते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के ठीक सामने मतलब छात्र क्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री और विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। अब इसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं कि जिस नियम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब हम छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम स्पष्टीकरण की बात कर लेते हैं। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की प्राप्त ऊर्जा कणों के आकर्षण बल को पार कर देती है। इसके कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र पूर्वक गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जिस नियम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। जब बर्फ पिघलकर द्रव बन जाती है तो उस समय जब हम जल को ऊर्जा देते हैं तो कण तेजी से गति करने लगते हैं। एक निश्चित ताप पर पहुंचकर कणों में इतनी गति ऊर्जा आ जाती है कि वह परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाते हैं। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री और विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। अभी हमारा नंबर 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ है तो उसके तुरंत बाद हम मूल्यांकन कार्य में लिखेंगे कि गलनांक किसे कहते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया में फिर इसके बाद लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में शिक्षिका छात्रों से क्वेश्चन करेंगी। वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है, तो छात्र उत्तर देंगे क्वथनांक। दोस्तों ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी क्योंकि इसमें शिक्षिका छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगी। अगला क्वेश्चन वह न्यूनतम था जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है, तो छात्र उत्तर देंगे गलनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ये हमारे समस्यात्मक प्रश्न होगा, छात्र उत्तर नहीं देंगे या फिर अस्पष्ट उत्तर देंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे। छात्रों आज हम ऊर्ध्वपातन के विषय में जानेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण में लिखेंगे किसी ठोस पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब इसमें उदाहरण हमारा कपूर। इसमें हम लिखेंगे छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री और विधि में लिखेंगे हम व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंचते रहे। और आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से ही हम मोटिवेट होते हैं, हमें वीडियो डालने के लिए प्रेरणा मिलती है। थैंक यू।